हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम पढ़ेंगे अधिनायकवाद, जिसे कि हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, उसका अर्थ, उत्पत्ति, परिभाषा, लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के दोष, लोकतंत्र की विशेषताएं और लोकतंत्र को सुरक्षित बनाए रखने के लिए या फिर लोकतंत्र के संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय। आज हम देखेंगे शासन प्रणाली का एक और रूप, अधिनायकवाद। एक तरफ जहां हमने देखा था लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लेकिन अधिनायकवाद में ऐसा नहीं होता। अधिनायकवाद में शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता है या उस व्यक्ति के समूह के हाथ में होता है और शासन कार्य उस व्यक्ति की इच्छा से ही चलता है। तो डेमोक्रेसी में जहां शासन में जनता की पूर्ण भागीदारी होती है, डिक्टेटरशिप या अधिनायकवाद में शासन में एक व्यक्ति ही संप्रभु होता है या सर्वे सर्वा होता है और शासन उसकी इच्छा से ही चलाया जाता है। इन डिक्टेटरशिप देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज sovereign, who is supreme ruler, and people have no powers, people have no share in the government process. लोकतंत्र में जहां चुनाव होता है, निर्वाचन होता है और शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, डिक्टेटरशिप में या अधिनायकवाद में चुनाव या तो नहीं होते हैं, यदि होते भी हैं तो वो दिखावा मात्र होते हैं और शासक जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। रूलर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स पीपल, वह अपनी इच्छा से ही शासन चलाने का कार्य करता है। अधिनायकवाद की जब हम परिभाषा देखते हैं तो दो परिभाषाएं इसमें हम देख सकते हैं। एक तो न्यूमैन की, जो कहते हैं कि अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से है जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उसका असीमित रूप से प्रयोग करते हैं। न्यूमैन says that by dictatorship we mean that is a rule of one person or the group of persons and they capture the power forcefully and they use power indefinitely or unlimited use of power. एक और डेफिनेशन हम देखते हैं फोर्ड की, जो कि कहते हैं कि राज्य के अध्यक्ष द्वारा असाधारण और विधानेतर सत्ता प्राप्त कर लेना ही अधिनायकवाद है। सेकेंड डेफिनेशन है दैट इज ऑफ फोर्ड एंड ही सेज द एक्स्ट्रा लीगल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स अटेन्ड बाय हेड ऑफ स्टेट इज नॉन एज डिक्टेटरशिप। जैसा कि आप जानते हो, लोकतंत्र में शासक पर कुछ न कुछ नियंत्रण होता है, उसकी शक्ति भी सीमित हो जाती है, लेकिन अधिनायकवाद में ऐसा नहीं होता। शासक के पास असीमित शक्तियां आ जाती है और विधानेतर कानूनों से भी, जो देश के संविधान या देश के कानूनों द्वारा प्रदत्त है, उससे भी ज्यादा शक्ति आ जाती है और ऐसा शासक अधिनायक हो जाता है। और अधिनायकवाद की जो उत्पत्ति है उसमें हम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हालांकि राजशाही तो प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में विद्यमान रही है और प्राचीन काल में जो मोनार्की या मध्यकालीन काल में जो मोनार्की थी उसमें
जो शासक, राजतंत्र, मोनार्की मीन्स राजतंत्र, जो शासक होता है उसके पास समस्त शक्तियां होती हैं और वो अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करता है। लेकिन जब आधुनिक समय आया और उस समय प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, उस समय अधिनायकवाद की उत्पत्ति मुख्य रूप से हुई। जैसा कि हमने देखा जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी का शासन स्थापित हुआ, और जो संसदीय शासन व्यवस्थाएं उस समय चल रही थी उसमें से जनता का विश्वास कुछ हटा था युद्ध और संघर्ष के कारण। आर्थिक संकट भी उस काल में बहुत आया था और कई देशों के लिए लोकतंत्र नया था। लोग लोकतांत्रिक पद्धति के प्रयोग में अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे थे। इन सब का फायदा उठा के कई देशों में अधिनायकवाद की स्थापना हुई थी। आज भी हम देखते हैं, जैसे हाल ही में म्यांमार में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चल रही थी उसमें तख्ता पलट सेना ने एक बार फिर coup या तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथ में ले ली है। तो जब कभी भी लोकतंत्र सफल रूप से नहीं चल पाता तो उसका फायदा हमेशा एक समूह करता है और वो सत्ता पलट करके सत्ता अपने हाथ में कई बार लेने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं अधिनायकवाद के लक्षण, फीचर्स ऑफ डिक्टेटरशिप। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सर्वाधिकारवाद, टोटलिटेरियन स्टेट। जो राज्य होता है वह सर्वशक्तिशाली होता है राज्य, और इस सर्वशक्तिशाली राज्य का जो शासक होता है मतलब डिक्टेटर या अधिनायक, वह अतिशक्तिशाली होता है और समस्त राज्य की जो शक्तियां होती हैं वो उसके हाथ में होती है। और इस तरह से कहते हैं कि सब कुछ राज्य के अंतर्गत, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं। राज्य को सर्वशक्तिशाली माना जाता है और जो शासक होता है वो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करता है। तो यह इसका प्रमुख लक्षण है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रजातंत्र का विरोध, ऑपोजिशन ऑफ डेमोक्रेसी। अधिनायकवाद में लोकतंत्र का विरोध किया जाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की जो पद्धतियां हैं, विशेषताएं हैं, उनका विरोध किया जाता है और जनता के पास कोई भी शक्ति नहीं होती है। People don't have powers, people don't have share in the government, people don't elect their representatives. सब कुछ किसमें होता है? एक शासक या एक नेता, जो भी सर्वाधिकारवादी शासक होता है उसी के पास सारी शक्तियां मौजूद होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक दल, एक नेता और एक कार्यक्रम, वन पार्टी, वन लीडर एंड वन प्रोग्राम। तो अधिनायकवाद के अंतर्गत एक ही शासक का पूरे राज्य पर नियंत्रण होता है। शासन उसकी इच्छा से चलता है, वह राज्य का सर्वोच्च शासक होता है और उसका जो कार्यक्रम होता है शासन चलाने का, उसके अनुसार ही शासन चलता है। अन्य किसी भी तरह के समूह या जैसे कि लोकतंत्र में होता है, अन्य जो समूह होते हैं, शक्ति समूह, उनको ऐसे शासन में अस्तित्व की अनुमति नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्टेटरशिप या अधिनायकवाद की विशेषताओं का, वो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का शत्रु। अधिनायकवाद में नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है और उन्हें कोई अधिकार भी प्राप्त नहीं होते। पीपल डोंट हैव पावर्स एंड लिबर्टीज। उन्हें सिर्फ अधिनायक की इच्छाओं का पालन करना होता है। दे हैव टू ओबे द रूल, they have to obey the orders of dictator, that's it। इसके अलावा उनके पास कोई भी शक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट है जनमत निर्माण के साधनों पर कठोर नियंत्रण। अधिनायकवाद में जो पब्लिक ओपिनियन होती है या जनमत होता है उस पे अधिनायक का पूर्ण नियंत्रण होता है और वो विरोधी विचारधारा के अस्तित्व को अनुमति नहीं देता है। नेक्स्ट है उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास, बिलीफ इन एग्रेसिव नेशनलिज्म। जो अधिनायक होता है वह
राज्य को सर्वशक्तिशाली मानते हुए शासन चलाता है और इस तरह से राज्य की सर्वोच्चता और निरंकुशता को लेकर अपने विचारों का प्रतिपादन करता है और उग्र राष्ट्रवाद की भावना में विश्वास रखता है। और लास्ट जो इसका प्रमुख लक्षण है वो है युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार, एक्सपांशनिस्ट एंड पॉलिसी टू एनकरेज वॉर। हमेशा जो डिक्टेटर्स होते हैं वो युद्ध और औपनिवेशिक विस्तार का समर्थन करते हैं, क्योंकि युद्ध करने से उन्हें अपने जो उग्र राष्ट्रवाद की भावना है उसका प्रसार करने में मदद मिलती है। साथ ही जो अपने देश के लोग होते हैं उनका सपोर्ट या समर्थन हासिल करने में भी उन्हें सफलता मिलती है और इसलिए इसकी ये प्रमुख विशेषता है। अब हम देखते हैं अधिनायकवाद के गुण। इसमें सबसे पहले हम देते हैं शासन में एकता और कुशलता, स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन द गवर्नमेंट। जो अधिनायक होता है वो स्वयं सब निर्णय लेता है, त्वरित निर्णय लेता है और वह अपना शासन तो कुशलता से चलाता है, चाहे उसमें जनता के हितों का इतना पालन किया जाता हो या नहीं किया जाता हो। इसलिए इस तरह के शासन में एकता और कुशलता रहती है। सेकेंडली, इसमें उत्तरदायित्व का विभाजन नहीं होता, क्योंकि नो डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जो डिक्टेटर होता है वही सब कुछ होता है, हर नीति, हर कार्यक्रम और उसके क्रियान्वयन के लिए वही जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है संकट काल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। जो डिक्टेटरशिप होती है वो संकट काल के लिए इसलिए उपयुक्त होती है क्योंकि उसमें जो निर्णय लेना होता है वो बहुत आसान होता है, क्योंकि वह सिर्फ डिक्टेटर को लेना होता है। जबकि डेमोक्रेसी जब होती है, लोकतंत्र होता है, तो उसमें शक्ति के कई केंद्र होते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखिए राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के साथ उनका मंत्रिमंडल है, सेना है हमारी। तो जब कोई भी ऐसा निर्णय लिया जाता है युद्ध और संकट के समय तो सबको विश्वास में लिया जाता है इवन। तो इससे क्या होता है कि निर्णय लेने में देरी हो जाती है, जबकि संकट काल में निर्णय त्वरित लेना होता है, बहुत ही फास्ट डिसीजन लेना होता है। और नेक्स्ट जो इसका जो गुण है वो है राष्ट्रीय भावना का जागरण, स्प्रेड ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो डिक्टेटर होते हैं वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं और उग्रवाद राष्ट्रवाद का प्रसार करते हैं और नागरिकों को इसी भावना के साथ उनमें एकता का संचार करते हैं और इस कारण से जो राष्ट्रीय भावना है उसका जागरण होता है। और अंत में हम देखते हैं अधिनायकवाद के दोष। इसमें सबसे पहले हम कह सकते हैं विवेक एवं स्वतः प्रेरणा का अंत। इसको हम कह सकते हैं कि चूंकि डिक्टेटर अपनी इच्छा से निर्णय लेता है तो कई बार वो विवेक पूर्ण निर्णय नहीं लेता, वो वही निर्णय लेता है जो उसके हितों के लिए सर्वानुकूल होते हैं। नेक्स्ट, युद्ध को प्रोत्साहन, एनकरेजिंग वॉर। जो डिक्टेटर होता है वो युद्ध को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि युद्ध को प्रोत्साहन करने से उसमें देश में राष्ट्रवादी भावना का प्रसार करने में मदद मिलती है और लोगों को अपने फेथ में लेने में भी उसको मदद मिलती है। और नेक्स्ट है योग्य उत्तराधिकारी का आश्वासन नहीं, नॉट लैक ऑफ, या हम कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ सुटेबल सक्सेसर। क्योंकि जैसे ये लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में तो एक सरकार चलती है, फिर चुनाव होते हैं, फिर जिसको बहुमत मिलता है वो शासन चलाता है। इस तरह से जो सत्ता है वो बदलती रहती है और नए नए व्यक्तियों के हाथ में आती है। लेकिन जो डिक्टेटरशिप होती है, अधिनायकवाद होता है, उसमें एक ही व्यक्ति शासन चलाता है, वो तब तक शासन चलाता है जब तक वो जिंदा है। यदि कभी फिर कोई क्रांति हो जाती है या कूप हो जाती है या फिर तख्ता पलट हो जाता है तो नया व्यक्ति शासन ले लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो सत्ता का हस्तांतरण होता है या ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, अथॉरिटी होता है, वो पीसफुल नहीं होता है। तो इससे कई बार संकटपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है।
और अंतिम इसका दोष हम देखते हैं शासन शक्ति का दुरुपयोग। जो कि डिक्टेटर जो होता है वो सर्वशक्तिशाली होता है, अधिनायक सर्वशक्तिशाली होता है, वह शासन की शक्तियों का मनमाना प्रयोग करता है, मिसयूज ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट, और इस तरह से वो मनमाने तरीके से अपने शासन का संचालन करता है और जनता की इच्छाओं का भी कई बार अनादर करता है। तो जब हम लोकतंत्र और अधिनायकवाद दोनों की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि दोनों शासन प्रणाली में कमियां हैं, लेकिन निश्चित रूप से लोकतंत्र बहुत ही अच्छी श्रेष्ठ शासन प्रणाली है, क्योंकि उसमें जनता खुली हवा में सांस लेती है।